आप सभी को मेरा नमस्कार। विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। रमा त्यागी सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल साकेत मुजफ्फरनगर। आज हम आपको कक्षा सप्तम में विषय हिंदी उपविषय पद कविता पढ़ाएंगे। जब आप अपने उपवन में जाते हो तो वहाँ पर तुम क्या देखते हो? जब हम अपने उपवन में जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने उपवन में पेड़ पौधे देखते हैं। तो कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी सुंदरता के लिए होते हैं और कुछ पेड़ जो होते हैं हमें फल देते हैं और कुछ वृक्ष हमें छाया भी देते हैं। इसी प्रकार जो सुंदर सुंदर फूल हमारे जो पेड़ पौधे वहाँ पर लगे होते हैं उन पर क्या लगते हैं? उन पर लगते हैं बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगते हैं। तो क्या लगते हैं? उन पर पुष्प लगते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे उन पर फूल खिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। आज का हमारा प्रकरण है मैं सुमन हूँ। देखिए, मैं सुमन हूँ जो कविता है यह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है। तो कविता पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के ऊपर डालना चाहूँगी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को ग्राम रोहता जनपद आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार थे। इन्होंने बाल साहित्य पर अपनी 26 पुस्तकें लिखी हैं और इन्होंने 6 काव्य संग्रह लिखे हैं और 2 खंड काव्य लिखे हैं और 500 से अधिक इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनकी जो कविताएं होती थी वे बाल साहित्य बाल मन पर केंद्रित होती थी। इन्होंने अपनी कविताओं में ऐसे ऐसे टॉपिक लिए हैं जो बच्चों को अच्छे लगते हैं। इनकी कविताएं आज भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिन्हें बच्चे बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं और भाव प्रेरित होते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विभिन्न सेवाएं दी हैं। इन्होंने सन 1978 में सेवानिवृत्त होने के बाद और अधिक बाल साहित्य पर कार्य किया, बाल सृजन किया। इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी हैं वो बच्चों को बाल केंद्रित मन समझकर लिखी हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में 4 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ऐसे संस्कार पैदा किए हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इनकी जो बोली थी कविताओं में वो बहुत ही सरल थी, सुबोध थी और भावपूर्ण थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं क्रोचवध, सत्य की जीत। सत्य की जीत जो इनका है रचना है वह एक खंड काव्य है। अब आप समझेंगे कि खंड काव्य किसे कहते हैं। तो खंड काव्य वह काव्य है जो एक ही गीत पर पूर्ण पुस्तक लिखी जाती है। ये जो हमारा खंड काव्य है सत्य की जीत, ये महाभारत से लिया गया है और इसमें द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने द्रौपदी और दुर्योधन के बीच का संवाद प्रस्तुत किया है। इनकी और भी अन्य रचनाएं हैं। दीपक, गीत गंगा, वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, हाथी आता झूम के, हाथी घोड़ा पालकी। इनकी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हैं जिन्हें बच्चे पढ़ते हैं और भाव विभोर होते हैं। इनकी रचनाओं में विशेषकर बच्चों के लिए और प्रकृति का चित्रण किया गया है और जो हमारी प्राकृतिक संरचना है उसका इन्होंने वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में एक बात देखने को मिलती है, जैसे इन्होंने अभी हमने बताया था मैं सुमन हूँ, इस कविता को हम आपको पढ़ाएंगे। तो मैं सुमन हूँ इसमें इन्होंने जो है मानवीकरण अलंकार का
उदाहरण पेश किया है। जो हमारी प्रकृति होती है कि वो किस तरह से अपने भाव व्यक्त मनुष्य की तरह कर सकती है, तो यही इन्होंने अपने इस कविता में समझाया है। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। इनकी आत्मकथा थी सीधी राह चलता रहा। इनकी रचनाओं से एक इनके मित्र थे कृष्ण विनायक फड़के। वो इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने एक बार इनसे अपनी अंतिम इच्छा जताई। उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि जब मेरी शव यात्रा निकले तो आपके द्वारा लिखा हुआ गीत हम सब सुमन एक उपवन के गाया जाए। कहते हैं बच्चों, इनकी वह अनोखी शव यात्रा थी और उस यात्रा में राम नाम सत्य न कहकर बच्चों ने बहुत ही मधुर ध्वनि में अपने इस गीत को प्रस्तुत किया था, हम सब सुमन एक उपवन के। इस गीत को गाने का भी उनका यही उद्देश्य था कि संसार में पारस्परिक एकता स्थापित हो, एकता की भावना, समन्वय इसका हमारे इस देश में हो। कहते हैं इन्होंने जब अपनी अंतिम आत्मकथा लिखी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो उसका नाम था सीधी राह चलता रहा। सीधी राह चलता रहा कहते हैं इन्होंने अपनी मृत्यु से 2 घंटे पूर्व ही पूर्ण की थी और फिर हालत बिगड़ने पर ये जो थे हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो गए। तो ऐसे थे हमारे हजारी प्रसाद द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। तो अब इनकी कविता है मैं सुमन हूँ। मैं सुमन हूँ, देखिए क्या है। व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा। झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, खेलता यूँ जिंदगी का खेल हंसकर। देखिए कितने अच्छा इन्होंने वर्णन किया है। शूल का दिन रात मेरा साथ, किंतु प्रसन्न मन हूँ, मैं सुमन हूँ। तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता, तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता, मैं विहस उसके गले का हार बनता, मैं विहस उसके गले का हार बनता। राह पर बिछना की चढ़ना देवता पर, राह पर चढ़ना की बिछना देवता पर, बात है मेरे लिए दोनों बराबर, बात है मेरे लिए दोनों बराबर। मैं लुटाने को हृदय में, मैं लुटाने को हृदय में, भरे स्नेहिल सुरभि कन हूँ, मैं सुमन हूँ, मैं सुमन हूँ। रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, तो साथ शव का भी हमेशा ही दिया है, साथ शव का भी हमेशा ही दिया है। खिल उठा हूँ यदि सुनहरे प्रात में मैं, खिल उठा हूँ यदि सुनहरे प्रात में मैं, मुस्कुराया हूँ अंधेरी रात में मैं, तो मुस्कुराया हूँ अंधेरी रात में मैं। मानता सौंदर्य को जीवन कला का संतुलन हूँ, मानता सौंदर्य को जीवन कला का संतुलन हूँ, मैं सुमन हूँ, मैं सुमन हूँ। देखिए अब हम इस कविता का भाव स्पष्ट करते हैं कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। कवि क्या, इससे पहले इसका हम भाव स्पष्ट करें, थोड़े से इसके हम काठिन्य निवारण कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें शब्द आया है व्योम। तो व्योम किसको कहते हैं? व्योम कहते हैं आकाश को। आप देख रहे हैं ये पुष्प है और ये आकाश के नीचे खड़ा हुआ है, यानी कि खुले वातावरण में है। तो इसी का यहाँ पे व्योम शब्द आया है। व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश। अब दूसरा शब्द आया है इसमें आवास। आवास होता है मेरा घर, यानी कि निवास या ठिकाना। तो आवास का क्या अर्थ हुआ?
निवास या घर। फिर इसमें आया है मारुत। मारुत कहते हैं हवा को। मारुत माने हवा। फिर एक शब्द आया है निरंतर। निरंतर कहते हैं लगातार। निरंतर माने लगातार। शूल। शूल कहते हैं कांटे। देखिए जब आप देख रहे हैं ये गुलाब का पुष्प है तो इसमें छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? कांटे। तो यहाँ पर ये शूल, इनको ही कहा गया है शूल माने कांटा। विहस। एक शब्द आया है मैं विहस उसके गले का हार बनता। तो विहस का अर्थ है हंसकर। इसमें आया है राह पर बिछना। तो राह कहते हैं मार्ग, रास्ता। फिर आया है इसमें स्नेहिल। तो स्नेहिल कहते हैं प्रिय, प्यारा। इसमें आया है शब्द एक सुरभिकन। तो सुरभिकन कहते हैं सुगंधित हवा। खुशबू देने वाली हवा। शव। शव कहते हैं मृत शरीर। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद उसके शरीर को शव कहा जाता है, अर्थात मृत शरीर। सुमन। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये सुमन है तो ये पुष्प हैं। तो सुमन का अर्थ हमारा पुष्प हुआ। प्रातः। प्रातः का अर्थ है सवेरा। तो ये हुए हमारे काठिन्य निवारण। अब हम पढ़ते हैं इन पंक्तियों का भाव। देखिए ये जो कविता है इसमें कवि ने सुख दुख को समान भाव से रहकर हमें किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए, इसकी शिक्षा हम किससे ले सकते हैं? इसकी शिक्षा हम सुमन, पुष्प से ले सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अपने भावों को व्यक्त किया है। तो अभी जैसे हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकृति या कोई निर्जीव वस्तु में जब सजीव का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो ऐसे ही ये जो पुष्प है अपनी बात मनुष्य की भांति बोलकर कह रहा है, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। व्योम के नीचे खुला आवास मेरा। देखिए क्या कह रहा है पुष्प कि आकाश के नीचे खुले वातावरण में मैं रहता हूँ। ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा। मैं गर्मी, वर्षा और सर्दी इन सबको सहने का मेरा अभ्यास सा बन गया है। झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर। मैं हवा, मारुत आपको बताया था हवा, मैं हवा की जो मार होती है, जो उसके थपेड़े होते हैं, उसको लगातार सहता रहता हूँ। जब सर्दी होती है तो पुष्प को कैसी हवा लगती है? सर्दी में पुष्प को ठंडी हवा लगती है। और जब गर्मी होती है तो गर्म हवा को सहता है, और जब बरसात होती है तो वह बूंदों को सहता है। तो यहाँ पर पुष्प यही कह रहा है कि मैं इन सबको सहता रहता हूँ और ये मेरा अभ्यास सा बन गया है, यानी कि मेरे अभ्यास में आ गया है। तो यहाँ पे ग्रीष्म वर्षा शीत इन सब ऋतुओं का भी वर्णन किया गया है। झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, खेलता यूँ जिंदगी का खेल हंसकर। पुष्प कह रहा है इस तरह से मैं हवा की इन सब ऋतुओं की मार को सहता हूँ और अपने
इस जीवन को, इस जिंदगी को खेलकर ही व्यतीत करता हूँ। शूल का दिन रात मेरा साथ। शूल हमने अभी आपको बताया था, शूल का अर्थ है कांटे। देखो पुष्प में कांटे होते हैं, तो ये यही कहना चाह रहा है कि कांटों का जो मेरा है दिन रात का साथ है। मैं कांटों के मध्य में रहता हूँ, फिर भी मैं प्रसन्न मन हूँ, मैं मुस्कुराते हुए रहता हूँ, क्योंकि मैं सुमन हूँ, मैं एक पुष्प हूँ। देखिए दूसरी पंक्तियों में भी बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है इन्होंने। तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता, मैं विहस उसके गले का हार बनता। क्या कह रहा है पुष्प? अपने जीवन को किस तरह से दूसरों के लिए समर्पित करता है। इस भाव का वर्णन हमें बड़े प्रभावशाली ढंग से इन पंक्तियों में पढ़ने को मिल रहा है। पुष्प कह रहा है जब कोई मुझे तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो मैं हंसकर उसके हाथ में आ जाता हूँ, उससे कोई द्वेष नहीं रखता हूँ। देखिए आपने देखा होगा जब हमारे परिवार में से कोई नष्ट हो जाता है तो हमें कितना कष्ट होता है। वही कष्ट फूल को भी होता होगा, तो फूल फिर भी क्या कह रहा है कि मैं हंसकर उसके गले का हार बन जाता हूँ, मैं विहस उसके गले का हार बनता, मैं हंसकर उसके गले का हार बन जाता हूँ। राह पर बिछना कि चढ़ना देवता पर, बात है मेरे लिए दोनों बराबर। अब पुष्प क्या कह रहा है कि चाहे तो मुझे रास्ते पर बिछा दें। रास्ते पर पुष्प को कब बिछाया जाता है? रास्ते पर पुष्प को जब बिछाया जाता है जब किसी राजा का या किसी सैनिक का हम स्वागत करते हैं, जब वो जीत कर आता है उसका हम स्वागत करते हैं तो हम उसको राह पर बिछाते हैं। या फिर हम जब कोई पूजा करते हैं तो हम अपने इष्ट देव पर, अपने देवताओं पर उसको चढ़ाते हैं। तो पुष्प क्या कह रहा है कि ये दोनों ही परिस्थितियाँ मेरे लिए बराबर हैं, मैं इनसे हार नहीं मानता हूँ। मैं लुटाने को हृदय में भरे स्नेहिल सुरभिकन हूँ, मैं सभी के अंतःकरण में, हृदय कहते हैं अंतःकरण में, मैं सभी के हृदय में प्रेम पूर्वक लुटाने के लिए खुशबू के कण लाया हूँ, क्योंकि मैं सुमन हूँ, मैं सुमन हूँ, मैं एक पुष्प हूँ। तो देखिए अब तीसरी पंक्ति है इसका। रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, साथ शव का भी हमेशा ही दिया है। खिल उठा हूँ यदि सुनहरे प्रात में मैं, तो मुस्कराया हूँ अंधेरी रात में भी, तो मुस्कराया हूँ अंधेरी रात में भी। मानता सौंदर्य को जीवन कला का संतुलन हूँ, मैं सुमन हूँ। देखिए इसमें पुष्प ने अपनी किन भावनाओं को व्यक्त किया है। इसमें पुष्प जो होता है हमारा सौंदर्य का प्रतीक होता है, उसको सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। तो इसमें पुष्प के भावों को समेटा और संजोया गया है। तो पुष्प क्या कह रहा है? यदि मैंने रूप का श्रृंगार किया है, किसी को सजाने संवारने का कार्य किया है, तो मैंने जो शव होता है उसका भी हमेशा ही साथ दिया है। यानी कि जो शव होते हैं, मृत्यु उपरांत जो शरीर होता है उस पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। तो पुष्प यही कह रहा है कि साथ शव का भी मैंने हमेशा ही दिया है। खिल उठा हूँ यदि सुनहरे प्रात में मैं। पुष्प कह रहा है कि जब सुबह होती है, सवेरा होता है, धूप खिलती है, तो सुनहरा प्रात यानी कि धूप का खिलना, तो उस समय मैं पूर्ण विकसित हो जाता हूँ। मुस्कुराया हूँ अंधेरी रात में मैं, अर्थात जो कलियाँ होती हैं वो रात में ही खिलना शुरू हो जाती हैं और सुबह तक पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो इसका मुस्कुराया हूँ अंधेरी रात में मैं, यानी कि इसके लिए अब यहाँ पर क्या बात आई है कि चाहे सवेरा हो चाहे अंधेरा हो, मेरे लिए दोनों ही परिस्थितियाँ बराबर हैं, मैं दोनों परिस्थितियों में समान रहता हूँ। मानता सौंदर्य को जीवन कला का संतुलन हूँ, मैं इस जीवन को सौंदर्य कला का संतुलन मानता हूँ। यानी कि जीवन जीने की कला जो है यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अर्थात सुख दुख को किस तरह से मुझे सहन करना है यह मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं सुमन हूँ, मैं एक पुष्प हूँ। तो ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वर जी की बहुत सुंदर कविता है। अब आते हैं थोड़े से इसके अभ्यास प्रश्न पर। देखिए अब सुमन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्योम के नीचे खुला आवास मेरा।
तो पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि सुमन का आवास कहाँ होता है? तो व्योम के नीचे, यानी कि खुले वातावरण में। तो इसका उत्तर क्या निकल कर आया कि हमारा पुष्प का जो आवास होता है, सुमन का जो आवास होता है, वह खुले वातावरण में होता है। प्रश्न नंबर 2 हमारा आया है, किन कठिनाइयों का उस पर प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, पुष्प ने अभी कहा था, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर। तो उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? उसको गर्मी, सर्दी, बरसात और तेज़ हवाओं के झोंकों का सामना करना पड़ता है। सुमन हूँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सुमन हूँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सुख दुख में भी समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, अपना जीवन यापन करना चाहिए। ये नहीं कि कठिन परिस्थितियाँ आ जाएं तो उनसे हम घबरा जाएं। हमें हर परिस्थिति में समान भाव से अपना कार्य करना चाहिए। भाषा की बात से प्रश्न है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची, पहले तो आप ये समझ लेंगे पर्यायवाची किसे कहते हैं। समान जो अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकल कर आते हैं तो वह पर्यायवाची शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे मारुत, मारुत का भी हमने आपको अर्थ बताया था हवा। तो हवा के, मारुत का एक नाम हवा हो गया, एक इसका पवन हो गया, एक इसका वायु हो गया। तो ये इसके क्या हुए? पर्यायवाची। अगला शब्द आता है सुमन। सुमन, तो सुमन हमने आपको बताया पुष्प को कहते हैं, तो इसका अनेक पर्यायवाची हैं। कुसुम है, सुमन तो इसका नाम, और प्रसून आदि आदि इसके हम नाम ले सकते हैं। व्योम, व्योम कहते हैं हम आकाश। हमने यहाँ पे लिखा भी है, व्योम का अर्थ आकाश, नभ, गगन, शून्य, इसके अनेक पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। फिर एक इसमें हमारा मुहावरा आया है, गले का हार बनना। तो मुहावरा कहते हैं जैसे गले का हार बनना, यानी कि किसी को अत्यधिक प्रिय होना। जैसे राधा अपने माता पिता के गले का हार है। तो अब आगे हमारे इसमें कुछ प्रश्नोत्तर और आए हैं, वो हैं हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द, तो विलोम शब्द को भी हम जान लेते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं विपरीतार्थक शब्द, अर्थात उनका उल्टा अर्थ। विपरीत कहते हैं उल्टा, किसी शब्द का उल्टा अर्थ। जैसे आपको मैं बताऊं मोटा, तो मोटे का जो विपरीत शब्द हुआ, उल्टा अर्थ हुआ, पतला हुआ। तो ऐसे ही शूल, पहले शूल के हम अर्थ को समझ लेते हैं। शूल माने कांटा, तो कांटे का फिर हमें विलोम शब्द खुद ही निकल कर आ रहा है फूल। तो शूल का क्या विलोम हुआ? फूल। शीत, शीत का अर्थ होता है सर्दी, तो सर्दी से हमें समझ के आता है गर्मी। तो शीत का विलोम शब्द क्या हुआ? ग्रीष्म। प्रातः, प्रातः का जब हमारी दिन निकलता है तो प्रातः होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सुबह। तो सुबह का हमें समझ में आया कि शाम होता है, तो प्रातः का हमारा क्या हुआ? सायं। इसी तरह से रात का विलोम शब्द क्या होता है? दिन, क्योंकि रात के बाद दिन ही निकलता है। तो ये हमारे विलोम शब्द हैं। तो अब भैया बहनों, आपको ये जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, इनकी कुछ और भी कविता हैं। जैसे हमने नाम पढ़ा था, वीर तुम बढ़े चलो हम सब सुमन एक उपवन के। तो आप इनकी कविताओं को अपनी पाठ्य पुस्तक से कहीं से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। अपने अभिभावक को भी आप सुना सकते हैं। धन्यवाद।